क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो याद रखिएगा, ये सुश्रुत का कोटेशन है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ पूछ लेता तो हमें याद नहीं रहता कि पर्टिकुलर किसका है। जैसे रोगा सर्वे पे मंदय यज्ञो जो है ये वाग्भट जी का है, अष्टांग हृदय का है। इसी तरह ये संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम सुश्रुत जी का है। तो इसमें अगर चिकित्सा क्रम में देखोगे तो चूर्ण में आप हरित की चूर्ण दे सकते हो। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे डायबिटिक वगैरह पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो हरित की रुक्ष होती है तो हरित की आप देते हैं। हालांकि मेल पेशेंट को ज़्यादा दिन नहीं देना होता क्योंकि इम्पोटेंसी वगैरह कॉज करती है, मतलब शुक्र को क्षरण करती है, तो इसलिए हरित की नहीं देते। मतलब शुक्र को भी सुखा देती है, शुक्र शोषक होती है हरित की, याद रखना। तो कई सारे लोग क्या होते हैं, मेल पेशेंट्स को चलाते हैं, मेल पेशेंट्स को कम चलाना है हरित की। मतलब चला सकते हो, कॉम्बो में चला सकते हो, अभयारिस्ट आप दे सकते हो, बट प्लेन हरित की नहीं देना होता। प्लेन के साथ में ख्याल रखना पड़ता है। जैसे तिक्त रस में क्या होता है, 4-5 द्रव्य हैं जो आपके वृष से होते हैं। जैसे आपकी मधुयष्टि है, आपका गिलोय है, और आपका वो है क्या बोलते हैं, गिलोय हो गया, मधुबस्ती हो गया, किरात तिक्त हो गया, और तिक्त क्षीरबस्ती जो मैं बनाती हूँ 4-5 द्रव्य डालती हूँ ना, गिलोय डालती हूँ, गुड़ची गिलोय डाला, और मधुयष्टि डाला, किराती डाला, हाँ पटोल पत्र। तो ये 4 द्रव्य जो हैं अवृष नहीं है, वरना तिक्त रस के जितने द्रव्य हैं वो मेजॉरिटी 4 या 5 को छोड़कर सारे अवृष से हैं। तो लॉन्ग टर्म में कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पर ख्याल रखते हैं पेशेंट को अवृष दवाएं नहीं देते हैं। वैसे भी सिंपल सा वर्ड में याद रखो कि वृष द्रव्य का मतलब सिर्फ वृष नहीं करते, बाजीकरण नहीं करते, बॉडी के अंदर पावर को सस्टेन रखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि रुक्षता को भी कॉज कर देंगे ना तो तकलीफ हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो चूर्ण में हरित की चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला त्रिदोषामक है ही, तो उन सबको सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप लोग एक लोग एडमिट कर दिया करो। अच्छा होस्ट मैं ही हूँ, चलो ओके नो। हाँ, तो मैं आपको वही बता रही थी कि हरित की मेल पेशेंट को ज़्यादा नहीं देंगे, शुक्र शोषक होती है। नॉर्मली ऐसे जो भी डायबिटीज़ वगैरह है, जहाँ पर भी क्लेद गुड़ देख रहे हो वहाँ पर हरित की चला सकते हो। हालांकि मेरी आदत है कि मैं प्लेन हरित की चूर्ण कम यूज़ करती हूँ। हरित की मैं जो यूज़ करती हूँ घृत भ्रष्ट हरित की देती हूँ या एरंड भ्रष्ट हरित की देती हूँ, डिपेंड ऑन द प्रकृति। अगर पेशेंट पित्तज प्रकृति का है तो मैं उसको घृत भ्रष्ट हरित की देती हूँ। अगर पेशेंट वात कफज वाला है तो आप एरंड भ्रष्ट हरित की दीजिए। उस दिन जैसे मैंने आप लोग को बताया था, उसमें और चेंजेस कर सकते हो कि हरित की के साथ आपने थोड़ा सा सेंधो लवण डाल दिया, आपने हिंगू डाल दिया, आपने अजवाइन डाल दिया। चतुसम चूर्ण में तो सब इक्वल अमाउंट था, पर मेरी आदत नहीं, मैं ऐसे नहीं डालती हूँ। मेरी ये है कि मैं देख लेती हूँ कि पेशेंट की एक डोज में मुझे कितनी किस चीज़ को डालना है। जैसे मान लो पेशेंट मेरे पास आया है, उसको कफज विकार ज़्यादा है और वातज कफज वाले विकार मतलब ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, और उसको साथ में कब्ज भी है और इसी योग को मुझे देना है, तो मैं क्या करूँगी, हरित की और अजवाइन को तो इक्वल डाल दूंगी, सेंधो सॉल्ट उसमें थोड़ा सा ही डालूंगी, और बाद में मैं इसको देखूंगी कि उसको और क्या तकलीफ है, उस हिसाब से दे दूंगी। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप कंपोजिशन को इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े सिद्ध वैद्य हैं तो बहुत कम दवाओं से ट्रीटमेंट करते हैं, बस उसी में उनका रेशियो बदल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ किचन में होता है ना कि उसी आटे से रोटी भी बनती है, उसी से पराठा बनता है, उसी से और भी चीज़ें बना सकते हैं, पिज्ज़ा बर्गर भी तो सब उसी से बनते हैं, मतलब मैदा से ही बनता है, आटे के ही सारे इधर उधर के फॉर्मेशंस हैं। तो आपके पास भी एक ही ड्रग है, लेकिन आपने देख लिया कि पेशेंट के अंदर क्लेद बहुत ज़्यादा है, तो आपको मालूम है कि लवण रस क्लेद उत्पन्न करता है, तो उस वक्त लवण वाली प्रिपरेशन पेशेंट को देने से बचिए। क्लेद वाले केस में हरित की हमेशा बेस्ट है, और वैसे हरित की के लिए बोला जाता है ना बेस्ट अनुलोमक है, रसायन द्रव्य तो है ही, पर कुछ कुछ जगह तब पर भी रसायन के बावजूद भी कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों का अवॉइड करते हैं, खासकर हरित की के केस में। तो वो मैंने आपको, क्योंकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमें पहले पता होना चाहिए जब हम ट्रीटमेंट करने बैठते हैं, इंडिकेशन से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं बड़े इधर उधर के, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। भृंगराज चूर्ण दे सकते हैं, ग्लिप्टा एल्बा जो आपका है, हालांकि मैंने भृंगराज चूर्ण यूज़ नहीं किया तो मैं इसलिए उसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। आमल की चूर्ण के वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। आमल की चूर्ण के अलावा मैंने अधिकतर आमल की रसायन ज़्यादा यूज़ करें तो वो मैं आपको बताऊंगी। मधुयष्टि चूर्ण मैंने अकेले नहीं यूज़ करा है, मेरी आदत है कि मुझे मधुयष्टि बहुत पसंद है, क्योंकि मुलेठी आपको पता है कि चरक के 11 महाकषायों में पड़ी हुई है। ठीक है, 11 महाकषाय हैं, सॉरी कषाय, हाँ महाकषाय, क्योंकि 10-10 का ग्रुप ना, तो 11 महाकषाय में चरक जी ने इकलौते सबसे ज़्यादा जगह मधुयष्टि को यूज़ किया। तो संधानी होती है, या सिंपल वर्ड में आप ये समझो कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या सेलुलर लेवल पर या नर्वस लेवल पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो संधान प्रक्रिया हर जगह चाहिए होती, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए होती, या हर सेल अपने हिसाब से सोचती है, हर सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, आप लोग को पता है, ये साइंस पढ़ कर के आए हो, तो उस लेवल पर मधुयष्टि बहुत बढ़िया काम करती है। तो मैंने ऐसे पित्त शामक की तरह नहीं यूज़ किया, मैं कॉम्बो में मधुयष्टि को यूज़ करती हूँ।
शतावरी चूर्ण है, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं सस्ती दवाएं यूज़ करती हूँ। आप शतावरी चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं। इन द केस ऑफ फीमेल बहुत जीर्णशरीरसी है और अम्लपित्त की मरीज है तो आप इस शतावरी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि शतावरी को क्या बोलते हैं, नारी रसायन बोलते हैं। तो शतावरी स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपकी गायनी में पेशेंट आती है और उसको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है और लीन थीन सी है तो आप उसको शतावरी को घृत के साथ दे सकते हो, क्योंकि घृत आपका पित्त शामक होता है। त्रिभुज चूर्ण कुछ लोग देते हैं, त्रिभुज चूर्ण वहाँ दीजिए जहाँ पर अम्लपित्त के साथ पेशेंट को कब्ज की तकलीफ है। और अधिकतर आपको नॉर्मल हिस्ट्री में यही मिलेगा कि मरीज का पेट नहीं साफ हो रहा तभी उसे एसिडिटी हो रही है। द्राक्षादि चूर्ण है, अभिपत्तिकर तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। मेरी तो जब शुरुआत में मुझे कम आता था तो मैं रट ली थी कि हाँ पित्तज विकारों के लिए अभिपत्तिकर यूज़ करना है, तो अधिकतर मैं अभिपत्तिकर और हिंगवाष्टक मेरा फिक्स रहता था। आजकल मैं आसोरिस्ट ज़्यादा यूज़ करती हैं। क्वाथ में पटोलादि क्वाथ है। अब पटोलादि क्वाथ होता तो बड़ा अच्छा है, बट पंगा है इसके साथ या तकलीफ ये है कि इन सबके स्वाद बड़े कड़वे कड़वे होते हैं, तो पीने में पेशेंट डेली नहीं पी पाता है। तो आपको कई बार ये भी पता होना चाहिए, जैसे इसी बात से मुझे याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ। हिंगवाष्टक चूर्ण नॉर्मली बहुत सारी कंपनियों बहुत अच्छे हैं, बट कुछ कंपनियों का पैलेटेबिलिटी मतलब स्वाद अच्छे नहीं है। जैसे धूत का जो है हिंगवाष्टक, उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा है, क्योंकि नॉर्मली हिंगवाष्टक को हम कैसे देते हैं, खाना खाने से जस्ट पहले घी में मिला करके चाटन करना है या उसी के साथ शुरुआत का 1-2 ग्रास खा लेना है। तो अगर उसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी नहीं होती, कड़वापन ज़्यादा होगा तो पेशेंट नहीं खा पाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस कंपनी की कौन सी दवा का फ्लेवर कैसा है, क्योंकि बहुत गंदा फ्लेवर होगा तो पेशेंट लॉन्ग टर्म में मेडिसिन नहीं खा पाएगा। जैसे एरंड ऑयल है, तो कैस्टर ऑयल के साथ क्या है कि कैस्टर ऑयल है तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बट मेजॉरिटी लोग इसको पी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। और मैं क्यों इस स्टाइल से आपको पढ़ा रही हूँ, इस स्टाइल से आपको क्या रहेगा कि जब आप ट्रीटमेंट करने बैठोगे तो आपको याद रहेगा और चीज़ें अच्छी से याद रहेंगी, वरना 2 मिनट में मैं नाम बता दूंगी ना, सारी चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक, तो ये भी है। फिर कुष्मांड अवले हैं, तो कुष्मांड आपको पता ही पित्त शामक भी होता है, मेद द्रव्य भी होता है। कुष्मांड अवले किस मरीज को देंगे, कुष्मांड अवले उस मरीज को देंगे जो अधिकतर बच्चों में बहुत बढ़िया काम करता है, उनको दीजिए। बड़े जो लिन थीन से हैं और तब पर भी उनको एसिडिटी वगैरह हो रही है, बहुत जीर्ण शीर्ण से हैं, क्योंकि कुष्मांड अवले है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा भारी होगा। तो थोड़ा सा पहले दीपन पाचन करके करा करके दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आते ही पेशेंट को दे दिया, या गुलकंद ही है, अब पेशेंट की अग्नि बहुत मंद है उसमें गुलकंद चला दोगे तो नहीं चलेगा। हालांकि गुलकंद पित्त शामक है, पर थोड़ा सा पहले अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। और उस अग्नि को बढ़ाने का तरीका ये भी है कि आप शुरुआत में लंघन करा दीजिए तो उससे आराम आ जाएगा। और जैसे सिंपल सा है कि आप मुस्ता सिद्ध, नागर सिद्ध इस तरह के जल दे दीजिए। और देना हमें दिन भर में 5 या 10 ग्राम ही है शुंठी सिद्ध जल, लेकिन हम एक बार में नहीं देंगे, हम उसी पानी को दिन भर में 4-5 बार दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। या षडंग पानी दे दीजिए, वहाँ से भी आराम आ जाएगा। कुष्मांड स्वरस कुछ लोग यूज़ करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ मुझे पसंद आता है, या नॉर्मली जनता जो यूज़ करती है नींबू पानी, तो जिसको दैट इज जंबीर स्वरस बोलते हैं। और दवाओं के फॉर्म में आप सुशेखर रस है, लीला बिलास रस है, शंख भस्म है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। शंख भस्म याद है आपने अग्निमांद जीर्ण में भी यूज़ किया था, आपने विसूचिका में भी यूज़ किया था और शूल में भी यूज़ किया था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी आदत थी जिस पेशेंट को गैस बनती थी तो मैं शंखवटी, महाशंखवटी ये सब चीज़ें देती थी। तो शंख की जो प्रिपरेशन है, कैल्शियम की प्रिपरेशन है, वो शूल में भी चलती है और यहाँ पर भी चलती हैं। और मॉडर्न में भी देखोगे आप पेन वगैरह के पेशेंट्स को देते हैं वो लोग, उनका क्या लॉजिक है आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ देते हैं इस तरह की चीज़ें। घृत में नारायण घृत दे सकते हो, दाढ़ीमात घृत दे सकते हो। दाढ़ी में आपको पता ही पित्त शामक होती है, तो दाढ़ीमात घृत, और दाढ़ीमात घृत का बहुत बढ़िया स्वाद होता है, ये भी बता दूं मैं। फिर वासा घृत देते तो वासा आपका पित्त शामक है। और वासा के लिए जैसे हरित की आपकी क्या बोलते हैं, भैषक माता बोलते हो ना, यस्य माता हरित की, मतलब जिसकी माँ नहीं है उसकी माता हरित की है, वैद्यों के लिए इस चीज़ बोला जाता है। वैसे हमारी जो वासा जी हैं, वासा के लिए भी बोला जाता है। कुछ वैद्य ऐसे थे सिर्फ अकेले वासा से चिकित्सा कर लेते थे, तो वासा घृत भी बहुत बढ़िया काम करता है। वासा पित्त शामक होता है। भस्म में इसमें माक्षी भस्म, वो आपको पता है पित्त शामक होती है। अभ्रक भस्म है, शंख भस्म, प्रवाल और मंडूर, तो ये सब सारे प्रवाल और मंडूर सबको मालूम है कैल्शियम के सोर्स है। मंडूर तो आपका साथ में आयरन का भी सोर्स है। तैल में श्रीबिल तैल यूज़ करते हैं। खंड में नारिकेल खंड देते हैं, एसिडिटी में बहुत बढ़िया काम करता है नारिकेल खंड। अगर बना सकते हो या परचेज करके देना चाहते हो दे सकते हो। हालांकि मैंने नारिकेल खंड कम यूज़ किया है, मैं अपना आपको बता दे रही हूँ।
रसायन में आमल की रसायन है, आमल की रसायन मैंने बहुत यूज किया है। धड़ल्ले से मैं आमल की रसायन यूज़ करती हूँ। शतावरी रसायन मैंने कुछ कुछ जो मेरे मतलब मेल डिसऑर्डर्स वगैरह रहे हैं उन सारे पेशेंट्स को यूज किया है, या कभी और जगह यूज़ किया। नॉर्मली मैं शतावरी रसायन ऐसे कम यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ती है। आमल की रसायन उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है, इसलिए आमल की यूज़ करते हैं। तो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी देख लीजिए। बट अगर फीमेल पेशेंट है, उसको बहुत सारी तरह की तकलीफ है और आपको लगता है नहीं इसको रसायन की भी ज़रूरत है, पित्तशामक की ज़रूरत है, तो वहाँ शतावरी दीजिए। ठीक है। तो आपकी जो चिकित्सा होती है वो पेशेंट की पॉकेट फ्रेंडली भी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी रसौषधियाँ ही ट्रीटमेंट करती हैं। आप उनका जब पथ्य पालन करवाते हो, निदान परिवर्जन करवाते हो और सिंपल दवाएं देते हो, बट आपका कॉन्फिडेंस से आपका मरीज ठीक होता है। एकल द्रव्य में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, अकेले आमल की या शतावरी या भृंगराज या पटोल या मधुयष्टि। एकल में मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो है अमल की रसायन है। हालांकि अमल की रसायन एकल नहीं बोली जाती क्योंकि अमल की चूर्ण में ही अमल की सोरस की भावना दी जाती है। ठीक है। तो एकल में हरित की भी मैं एकल ही नहीं यूज़ करती क्योंकि घृत भ्रष्ट यूज़ करती हूँ या रंड भ्रष्ट यूज़ करती हूँ, अकेले पहले यूज़ किया हुआ है। चिकित्सा सूत्र में आपको वो चीज़ याद रखना चाहिए अजीर्ण वाले से कि अजीर्ण वाला क्या था, मेंटली अटैच था। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी अम्ल पित्त कहाँ से अटैच है, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो जटा मानसी चूर्ण इसीलिए इन्होंने दिया, तो इन्होंने व्यवस्था पत्र में जटा मानसी चूर्ण लिखा हुआ है। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई इस तरीके से नहीं बताता था कि जटा मानसी चूर्ण क्यों दिया, क्योंकि जटा मानसी आपको पता है कि ब्रेन पर काम करती है। तो जटा मानसी चूर्ण 2 ग्राम है, माच्छिक प्रवाल और सुशेखर दोनों है, एक एक रत्ती, सुशेखर उन्होंने 2 रत्ती मानकर एक ये है डोज। वरना आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि हम क्या कराएंगे, सबसे पहले निदान परिवर्जन कराएंगे, फिर हम लंघन देंगे, फिर उसके बाद हम लघु आहार देंगे। लघु आहार के बाद में फिर आप अपना हिंगवादी चूर्ण है या सुशेखर रस है, आमल की चूर्ण है, आपको जो भी ड्रग आप चॉइस विपत्ति कर है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो पेशेंट को। बट यहाँ चूंकि आपको व्यवस्था पत्र लिखना है तो व्यवस्था पत्र में आप ये सबसे बेटर है, प्रवाल पंचामृत माच्छिक भस्म ब्रग भस्म लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद है, नारिकेल खंड है, तो बहुत सारे हैं वो सारे ही लिख सकते हो जो भी आपको समझ में आए कि ये दवाएं देते हैं, क्योंकि कई बार व्यवस्था पत्र भी आपके यहाँ पूछा जाता है। फिर पथ्यापथ्य में देखो गेहूं, जौ, चने, सत्तू, लाल सत्तू, शर्करा, मधु, दुग्ध, मटर। मटर और मूंग का क्या देना है, यूज देना है। मटर और मूंग की सब्जी बनाकर नहीं देना कि मटर के छोले दे रहे हैं और मूंग की बड़ी अच्छी सी दाल दे रहे हैं गाढ़ी गाढ़ी सी जैसे कुछ लोग खाते हैं, नहीं, उनका क्या देना, मटर और मूंग का यूज देना है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन पेशेंट है उनको जीवों का मांस रस देना है। जैसे अभी मेरी कोई पेशेंट थी, उसके साथ प्रॉब्लम था जी, हाँ उसके बच्चे को है कुछ कुछ, तो मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने कहा भाई इसका चेंज कराओ क्योंकि मुझे उसको नॉनवेज नहीं देना था। तो उसका था कि बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, उसको प्रोटीन चाहिए, अंडे खिला रही, सब कुछ करा रही है, और बच्चा है 6-7 साल का और उसमें आम के पूरे पूरे लक्षण मुझे नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा भाई अगर आपको इतना ही मांस खिलाने का शौक है तो आप मांस बंद करिए, मांस रस दीजिए उबाल करके, उसमें सिर्फ थोड़ा सा सेंधो सॉल्ट और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर, ब्लैक पेपर डालकर दे दो, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बच्चे के अंदर या इंसान के अंदर आम पड़ा है और उसको भारी भारी चीज़ें खिलाते हैं। पहले हर केस में, हर जगह चिकित्सा सूत्र में होता है लंघन, क्यों होता है, क्योंकि आम का पहले पचन करना होता है, फिर हमें कोई कार्यक्रम करना होता है। श्रित सित जल मतलब उबाल करके ठंडा हुआ पानी देना है। करेला, परवल, परवल तो आपका बेस्ट है, कहीं पर भी निषेध नहीं है, मैंने देखा हर जगह दे सकते हो, आपका तिक्त का होता है और बहुत बढ़िया होता है परवल। हरी सब्जियां, तिक्त पदार्थ सभी पथ्य हैं। अपथ्य में हमेशा हर जगह वो गुरु पदार्थ होते ही हैं, तिल है, कुल्थी है, क्योंकि आपको सबको पता है कि तिल कुल्थी सब, उड़द उड़द, अभिसंधि पदार्थ, विदाही पदार्थ, कटु अम्ल वाले मसाले, तेल, आलू, बैगन तथा भात। तो चावल भी कई सारे जगह इंडिकेटेड नहीं रहते हैं। एक तो चावल का जो खाने का तरीका होता है कुकर में पकाकर, उसकी वजह से भारी हो जाता है। कई बार कुछ लोग कुछ एरिया में, जैसे मैं जहाँ पंजाब में रहती हूँ, यहाँ चावल को प्रॉपर बहुत अच्छे से फ्राई करके बनाते हैं, जैसे अपनी यूपी साइड में लोग पुलाव उलाव बनाते हैं, तो ये तरीका की वजह से चावल बहुत भारी हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि चावल ठंडा पड़ा है उसको करके खाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को खाना है तो जो आज से 40 साल पहले तरीका होता था कि चावल को पकाया और पकाने के बाद उसका पूरा मंड बाहर निकाला और साथ में उस गरम गरम चावल खाए, तो फिर उतने दोष प्रकोपक नहीं होते। पर शुरुआत में ये सब चीज़ें, आलू बैगन भात वगैरह बंद करा देना चाहिए। अगर पेशेंट को ज़्यादा अम्ल पित्त की तकलीफ हो रही है तो उस वक्त आप लंघन करा करके लघु आहार में लेकर आएंगे तो ही बढ़िया रहेगा। तो जैसे परवल वरवल की सब्जी है उसके साथ थोड़ी सी रोटी दिया, ये नहीं कि सब्जी ये वाली है तो इस सब्जी को खूब अच्छे से बना लिया तेल मसाले के साथ में और उसके साथ रोटी खा लिया और भर पेट खाया, और पेशेंट अगले दिन आकर के जी मैडम कुछ आराम नहीं आया।
तो फिर आपको ज़रूर पूछना पड़ेगा पेशेंट ने क्या खाया है, कैसे खाया है। ठीक है, तो यहीं पर आज आपका अम्ल पित्त खत्म हो गया। अब कल हम लोग अतिसार और प्रवाहिका करेंगे। और चूंकि मैं आप लोग के सिलेबस के हिसाब से करा रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार पढ़ कर आए रहिए। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा ना कि जब आप पढ़ करके आए रहोगे तो आपका भी रिविज़न होगा और उस तरीके से आपको चीज़ें बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। ठीक है।